चलिए बेटा, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। चैप्टर आज जो हम करने लगे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी में चैप्टर करेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है। हमारे एक सर कहते होते थे, कहते ये चैप्टर ऐसा है जैसे आप पानी पी जाओगे। इतना सरल चैप्टर है। आपको पानी पीते कभी पता लगता है? नहीं पता लगता ना, आराम से अंदर चले जाता है। वैसे ये चैप्टर आराम से आपसे कानों में चले जाएगा। और नंबर जो है, नंबर बड़े खूब नंबर आएंगे, बड़े अच्छे नंबर आएंगे आपके इस टॉपिक में से। अगर ये टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंट भी है और साथ के साथ बहुत ही इजी है। बट एक बात याद रखना, अगर ये चैप्टर करना तो बेटा पहले पिछले वाले चैप्टर आपको क्लियर होने चाहिए, सारे डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड के कंसेप्ट, एडीएस वाले। ठीक है जी, चलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। चैप्टर का जो नाम है जी, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्या समझा रहा है हमें चैप्टर? देखिए, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने करा था, क्या करा था कि AD इज इक्वल टू AS। ये है हमारी आइडियल कंडीशन, है ना, ये देश में होना चाहिए। बट हर समय तो आइडियल कंडीशन होगी नहीं। हर समय ये जरूरी थोड़ी है कि जितनी चीजें बनेंगी उतनी भी, कभी कम कभी ज्यादा। सो रियलिस्टिक सिचुएशन जो हो जाती है वो या ये वाली हो जाती है या ये वाली सिचुएशन हो जाती है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सप्लाई ज्यादा है, मतलब डिमांड कम है। डिमांड कम मतलब डेफिशिएंट डिमांड। पहले यही कंसेप्ट करेंगे हम डेफिशिएंट डिमांड का। ठीक है जी, देखिए, कहते हैं इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD इन द इकोनॉमी इज लेस देन AS, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। बड़ी सिंपल सी बात है ना। जब बेचने वाले ज्यादा है और खरीदने वाले जो है कम है। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी इलस्ट्रेशन बनाएंगे। अभी जो चीजें हैं, चीजें 3 हैं लेकिन खरीदने वाले बंदे 2 हैं। सो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिमांड कम है, प्रोडक्ट सप्लाई ज्यादा है, जिसको हम बोलेंगे जी डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन। इट इज अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है जी, चलिए, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अच्छा क्यों होती है डेफिशिएंट डिमांड? क्या रीजंस है? ठीक है जी, क्यों सरकार हमेशा आइडियल सिचुएशन, ये आइडियल वाली सिचुएशन मेंटेन नहीं कर सकती? क्या रीजन है कि डिमांड कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, AD के कंपोनेंट्स करे थे हमने। क्या कंपोनेंट्स थे? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है जी, अब अगर मैं बोलूं कि इसके कम होने का क्या क्या रीजन हो सकता है? इसके कम होने का सर बड़ी सिंपल सी बात है, ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूं, AD के कम होने के क्या रीजन हो सकते हैं? AD के कम होने के रीजन हो सकते हैं कि ये इनमें से कोई कम हो गया है ना, यानी कि फॉल इन C, फॉल इन I, फॉल इन G, फॉल इन X माइनस I। ठीक है जी, चलिए, सो पहले देखेंगे, पहला कॉज आ गया जी फॉल इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजप्शन यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कम होना। ठीक है जी, कहते अब जैसे सपोज करो कि कोरोना के टाइम क्या हुआ, कोरोना के टाइम जो कंज्यूमर गुड्स थी, हाउस होल्ड गुड्स थे, जैसे कार, बाइक, इनकी डिमांड कम होगी। इनकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा? देश में डेफिशिएंट डिमांड आ गई। ठीक है ना जी। इट हैपेंस टू चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूम करने की चाहत। ठीक है जी, और द कंजप्शन हैबिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इट अल्टीमेट इंप्लाइज फॉल इन AD, है ना। कहते हैं इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि AD जो है कम हो जाएगा। नंबर 2 पे आ गया जी फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कहते हैं इन्वेस्टमेंट का कम होना, यानी दूसरा कॉज आ गया हमारा। एक तो था फॉल इन C, दूसरा कॉज आ गया जी फॉल इन I मतलब इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब देखा, अब जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर ने देखा कि देश में तो कुछ पैसा लगाने का फायदा ही नहीं है ना, देश में प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा, तो इससे क्या होगा? इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट का कम होना मतलब कैपिटल गुड्स की डिमांड कम होना, और कैपिटल गुड्स की डिमांड का कम होना मतलब देश की डिमांड का, यानी एग्रीगेट डिमांड का कम होना और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आनी। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रिस्क, कहते रिस्क ज्यादा हो गया देश में। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड मार्केट कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी, इन केस ऑफ पुअर मार्केट कंडीशन इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज विच में फर्दर कॉज फॉल इन AD। ठीक है, कहते हैं पुअर मार्केट कंडीशन, अगर देश में मंदा चल रहा होगा तो देश की सिचुएशन जो और बुरी हो जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे डिमांड जो है फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 पे आ गया जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब सरकार ने भी खर्चा करना छोड़ दिया। ठीक है ना, सपोज कीजिए ये डन सपोज कीजिए। तीसरा कंपोनेंट है जी सरकार ने खर्चा करना छोड़ दिया। सरकार ने देखा कि पहले देश में बहुत ज्यादा महंगाई है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कोई फालतू सड़क वड़क नहीं बनाएंगे, कोई फालतू मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी, उससे क्या होगा? उससे डिमांड कम हो जाएगी देश की, और जिसके कारण डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है जी, द गवर्नमेंट में रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर बाय कॉजिंग डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट की बात बताइए, भी इन्वेस्टमेंट नई चीजों पे नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग बेच रही है। एज ए रिजल्ट लेस इनकम
अरे ये भाई क्या लिखी जाते हैं, गुडविल, लेस इनकम इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी, पता नहीं गुडविल क्या लिखा हुआ, दिस विल रिड्यूस द इक्विटी। ठीक है जी, कहते हैं भी इससे क्या होगा, इससे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और क्या होगा, अल्टीमेटली देश की डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा चलिए, सो अगला पॉइंट करेंगे जी हम, फॉल इन एक्सपोर्ट। फॉल इन एक्सपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है जी, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जी एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया जी, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इंडिया से बाहर कोई सामान भेजना। ठीक है जी, यानी देश में बनी हुई चीजों को इंडिया से बाहर भेजना। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, अगर बाहर वाले इंडियन चीजों को कम खरीदने लग गए, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो गए, तो डिमांड, देश की चीजों की डिमांड क्या होगी, कम होगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये है जी हमारा इंडिया, ये है जी हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, अब इंडिया से बाहर, अगर इंडिया की बनी हुई चीजें इंडिया से बाहर कम जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया की बनी हुई चीजों की डिमांड कम होगी या फिर डेफिशिएंट डिमांड होगी। ठीक है जी, सो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल इन एक्सपोर्ट, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री रिड्यूसेस दिस मींस द डिमांड फॉर गुड्स इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक कंट्री ओनली। कहते हैं अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन गुड्स की डिमांड जो है इंडियन बाउंड्रीज तक रह जाएंगी, जिसके कारण फॉरेन कंट्री की डिमांड एलिमिनेट होगी और एडी फिर से कम हो गया। अच्छा इसके साथ ही हम इंपोर्ट का पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। इंपोर्ट मतलब सामान बाहर से मंगवाना है ना, इंपोर्ट मतलब सामान बाहर से मंगवाना। अच्छा अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब बाहर वाली चीजें हम इंडिया में ज्यादा मंगवा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे हमारी इंडियन चीजों की डिमांड कम होगी ना। ये देखिए, ये हमारी कंट्री थी, है ना, अगर हम यहाँ बाहर से चीजें इंडिया में मंगा रहे हैं, तो ये जो इंडिया में बनी हुई चीजें हैं, इसकी डिमांड तो होगी नहीं, है ना, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण देश की जो इकोनॉमी है उसमें डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ेंगे। कहते हैं राइज इन इंपोर्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इंडियन चीजों की डिमांड कम होगी और जिसके कारण जो है डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। अच्छा आगे आ गया जी राइज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब क्या है, टैक्स रेट सपोज कीजिए इनकम पे जो टैक्स लगता है ना, सपोज कीजिए मैं 1000 रुपए कमाता हूं और सरकार मेरे से 100 रुपए टैक्स ले जाती है और मेरे पास कंजप्शन करने के लिए कितना पैसा बच जाता है, 900 रुपए, है ना। अच्छा अब सपोज कीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये जो टैक्स है, टैक्स 200 रुपए कर दिया, अब मेरे पास कितना पैसा रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 800। ठीक है ना, यानी कहने का भाव क्या है, जितना ज्यादा सरकार टैक्स लगाई जाएगी उतनी डिमांड उतनी कम हो जाएगी, है ना, डिमांड उतनी कम हो जाएगी, यानी कि कंजप्शन उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा तो टैक्स सरकार ले जाएगी, पीछे कंजप्शन के लिए क्या कुछ नहीं बचेगा। सो इस कारण क्या है, इस कारण राइजिंग टैक्स रेट को लिखेंगे हम डेफिशिएंट डिमांड का कारण। इफ टैक्स रेट इन द कंट्री रेजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आफ्टर टैक्स इनकम जो कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द डिमांड इज लेस। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा लगे हाथ हम क्या करेंगे, लगे हाथ हम कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड पहले पढ़ लेंगे। ठीक है जी, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड का ज्यादा होना सप्लाई से, यानी कि एडी ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि खरीदने वाले बंदे हैं 3 और चीजें हैं 2। ठीक है जी, मतलब चीजें 2 हैं, खरीदने वाले बंदे 3 है, यानी कि और सामान चाहिए था। ठीक है जी, इट इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी ग्रेटर देन एएस फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा चलिए, एक तो समझने वाली बात है कि देखो स्टार्टिंग मैंने कैसे करी थी, स्टार्टिंग मैंने करी थी कि एडी का कम होना मतलब इन सब का कम होना। अब मैं सरल सी स्पष्ट सी बात आपको बताऊं तो एडी का ज्यादा होना मतलब इन सब का ज्यादा होना, है ना। वही सारे इससे वाइस वर्सा जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस चलेंगे, सॉरी कॉजेस चलेंगे, एक बार फिर मतलब डिस्कस कर लेंगे, है ना। एडी का बढ़ना मतलब एडी क्यों बढ़ेगा, अपने कंपोनेंट्स के कारण बढ़ेगा, है ना, जैसे कम हुआ। चलिए यहां देखेंगे कॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। कॉजेस पहले आ गया जी राइजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, लोगों की कंजप्शन बढ़ गई। कंजप्शन क्यों बढ़ गई, लोगों ने देखा कि हाँ भी चलो जैसे दिवाली वगैरह के टाइम में, दिवाली वगैरह के टाइम के लोगों की कंजप्शन बढ़ जाती है, फेस्टिव सीजन में कंजप्शन बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वो सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलेंगे। इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन हैबिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इट अल्टीमेटली इंप्लाइज राइज इन एडी। ठीक है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है उससे। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, जो इधर को चल रहा था वहां पे ये इस टॉपिक में इधर को चलेगा। राइज इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदना प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए। ठीक है, जब जो इन्वेस्टर देखेंगे हाँ कि देश में तो प्रॉफिट बड़ा अच्छा है, देश में रिस्क बहुत कम है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, जिसके कारण कैपिटल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जाएगी।
ठीक है जी। द गवर्नमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड मार्केट कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन केस ऑफ गुड मार्केट कंडीशन इन्वेस्टमेंट में राइज में फर्दर कॉज, ठीक है जी। तो कहने का भाव क्या है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी जिसके कारण एडी बढ़ जाएगा। राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा अब सरकार काम करने लगी, ठीक है। सपोज कीजिए क्या हुआ, सपोज कीजिए कि सरकार एकदम से नहीं आने के बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार का एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ गया, चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो क्या हुआ, तो अल्टीमेटली देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन या इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई। द गवर्नमेंट में इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट मोर इनकम वुड बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी, दिस विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी। आगे अगर राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट आएगा ना, राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इंपोर्ट नहीं लिखा। चलिए जी, राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान भेजना, ठीक है जी। अब जो है, अब हमारी इंडिया से सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने लगा, ये रहा इंडिया, ये रहा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिया में बनी हुई चीजों की डिमांड बढ़ गई, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या हुआ, आगे सो इंडिया से सामान बाहर ज्यादा जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया की बनी हुई चीजों की डिमांड बढ़ गई। फॉल इन इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब इंडिया में सामान आना, ठीक है जी। बाहर का सामान इंडिया में कम आने लगा, जिसके रीजन क्या हुआ, बाहर का सामान इंडिया में कम आने लगा, जिसके रीजन क्या हुआ, जिसके रीजन इंडिया में बनी हुई चीजों की डिमांड, जिसके रीजन इंडिया में बनी हुई चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि बाहर से चीजें कम, बाहर से चीजें बाहर से नहीं मंगा रहे, हम इंडिया में बनी हुई चीजें खरीद लें, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फॉल इन इंपोर्ट, ठीक है जी। आगे जी, फॉल इन टैक्स रेट, अब टैक्स रेट कम कर दिया सरकार ने। पहले क्या था, पहले मेरे से 1000 में से 100 रुपया ले जाते थे तो मैं 900 खाता था, ठीक है। सपोज कीजिए 1000 रुपये में से अब 50 लेके जाएंगे तो मैं 950 खा रहा हूँ। तो इससे क्या है, इससे मतलब मेरा टैक्स जो है सरकार ने कम कर दिया, जिसके कारण मेरी डिमांड जो है बढ़ गई। इसे मैं बोलूंगा जी राइज इन फॉल इन टैक्स रेट, ठीक है जी। 2 टॉपिक्स करें हम, टॉपिक्स का नाम है जी डेफिशिएंट डिमांड क्यों बढ़ती है, कॉजेस, डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है उसके कॉजेस, और एक्सेस डिमांड क्यों होती है उसके, ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक है जी हमारा, अगला टॉपिक आ गया कंसीक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कंसीक्वेंसेस का मतलब क्या है, कंसीक्वेंसेस मतलब मैं बोलूंगा एक शब्द है, बड़ा भारी भरकम शब्द है, जिसका नाम है जी कंसीक्वेंसेस, मतलब नतीजे, भतीजे पंजाबी में जैसे बोलते हैं ना भतीजे, है ना, वैसे ही इसका मतलब है नतीजे। तो कैसे पड़ेगा हिंदी में, शायद नतीजे, बिल्कुल सही है, ठीक है। नतीजे, क्या नतीजे हैं, देश में अगर डिमांड कम होगी तो क्या नतीजे आएंगे, देश में अगर डिमांड ज्यादा होगी तो क्या नतीजे आएंगे, ये टॉपिक हमें करवाने वाला है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का रहता है, उसके बाद हम पैकअप करेंगे। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड के नतीजे क्या है, डेफिशिएंट डिमांड का नतीजा पहला है जी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के मतलब क्या है, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस सपोज कीजिए 8 बंदे हैं देश में, ठीक है जी। देश में 8 बंदे हैं, एक बंदा 10 घंटे काम करके 80 घंटे हो गए लेबर सप्लाई, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो 80 घंटे की सपोज कीजिए 80 घंटे में मिलके ये 80 यूनिट्स बनाते हैं, तो सप्लाई होगी 80। मेरी बात समझिए, 8 बंदे हैं देश में, एक बंदा 10 घंटे काम कर सकता है और सभी मिलके 80 घंटे काम कर सकते हैं देश के लिए। अब जो 80 घंटे में 80 यूनिट्स बनाए हैं, अब 80 यूनिट्स के करस्पॉन्ड जो 80 यूनिट्स है, मैं उसको बोलूंगा जी एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अगर तो ये 80 के 80 बिक जाते हैं, यानी डिमांड भी 80 हो जाती है, तो ये क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। जितने बंदे थे सभी ने काम किया और सभी चीजें जो उन्होंने चीजें बनाई बिक गई, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी हुई और इक्विलिब्रियम भी हुआ। इक्विलिब्रियम मतलब एडीएस, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब 80 घंटे का काम। अच्छा, अब सपोज कीजिए देश में चीजें बिकती ही नहीं, ठीक है, 40 ही बिकती हैं या 60 ही बिकती हैं। मैं एग्जांपल लूंगा, डिमांड सिर्फ 40 की है। मेरे को बात बताइए, क्या कोई प्रोड्यूसर 80 घंटे काम करवाएगा, क्योंकि बिकनी तो 40 ही है, 80 काम कौन करवाएगा, तो काम भी तो 40 घंटे होगा। सो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 40 घंटे की ही मैन पावर लगेगी और जो है 40 यूनिट की ही एएस होगी। यानी कि सपोज कर लीजिए 8 बंदों को 5-5 घंटे ही काम करवाया जाएगा और 8 बंदे 5-5 घंटे, मतलब 5-5 घंटे सबकी स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है जी, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको,
कि अगर देश में डिमांड नहीं है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करवाएगा, प्रोडक्शन नहीं करवाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे सप्लाई कम होगी और जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से देखेंगे, यानी कि डिमांड सिर्फ 40 यूनिट की होनी थी, जिसके कारण सप्लाई भी 40 की गई, और सप्लाई 40 करने के कारण इन बंदों को अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयमेंट रखा गया, जिसे हम बोलेंगे जी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण है, रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करके। ठीक है जी, it is situation when AD is equals to AS correspond to underemployment or in production demand, some goods in the economy remains unsolved, due to which the producer will employ less resources, this will cause situation of underemployment equilibrium। very simple। आगे आ गया जी हमारा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिफ्लेशन या फिर लो इनकम ट्रैप। ठीक है जी सर, इसका मतलब मेरे को एक बात बताइए, ये देखिए, अब क्योंकि देश में डिमांड कम होगी, है ना, देश में डिमांड कम है, मैं सपोज करता हूं इन चीजों की डिमांड कम है, फोन की डिमांड कम होगी, क्या कोई प्रोड्यूसर फोन में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करना चाहेगा ना। तो जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होगी, है ना। अब किसी प्रोड्यूसर ने मोबाइल फोन में इन्वेस्ट नहीं किया, अब क्या होगा, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मोबाइल फोन का आउटपुट नहीं आएगा, है ना, मोबाइल फोन कम बनेगी। अच्छा, क्योंकि मोबाइल फोन कम बने, उस मोबाइल फोन वाले प्रोड्यूसर की इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, इनकम कम होगी मतलब फिर से जो है वो मोबाइल फोन का प्रोड्यूसर डिमांड नहीं करेगा। सर क्या बोल रहे, इतने भारी भरकम शब्द, मेरे कानों में से खून आने लगा। देखो मेरे को एक बात, इसे ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, देश में डिमांड नहीं थी, ठीक है, डिमांड नहीं थी, लोग मोबाइल फोन नहीं खरीद रहे थे। अच्छा, तो फिर इस प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट नहीं की मोबाइल फोन में, इन्वेस्टमेंट यानी कि फैक्ट्रीज नहीं बनी, नहीं लगी फैक्ट्रीज, मोबाइल फोन की फैक्ट्री नहीं लगी। ठीक है जी, अब क्योंकि मोबाइल फोन की फैक्ट्री नहीं लगी, मोबाइल फोन नहीं बने, यानी आउटपुट नहीं बना। ठीक है, अब क्योंकि आउटपुट नहीं बना तो इसके कारण क्या हुआ, इनकम, यानी कि मोबाइल फोन वाले को इनकम नहीं जनरेट हुई, है ना, समझ रहे हो। अच्छा, अब अगर इसको इनकम नहीं जनरेट होगी तो ये कौन सा, ये डिमांड फिर से नहीं करेगा आगे से। मतलब ये अगर मोबाइल फोन वाले बंदे को इनकम नहीं जनरेट होगी, सपोज कीजिए मेरे को अगर इनकम नहीं जनरेट होगी, या किसी भी बंदे को अगर इनकम उसकी कम होगी, तो वो भी तो अपनी डिमांड कम करेगा, है ना। सो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण फिर से जो है देश की डिमांड कम होगी, यानी कि कॉज भी वही है, जहां से साइकिल चला था वहीं पे आके रुक गया। ठीक है, ये एक ट्रैक बन जाएगा, वेयर इनकम इज लो बिकॉज डिमांड इज लो एंड डिमांड इज लो बिकॉज इनकम इज लो। दोबारा देखेंगे, इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट करने की चाहत नहीं है, लो इंड्यूसमेंट मींस लो आउटपुट इंप्लाइंग लो इनकम एंड लो डिमांड। ठीक है जी, एज रिजल्ट लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आ जाएगा, वेयर डिमांड इज लो बिकॉज इनकम इज लो एंड वाइस वर्सा। तीसरा आ गया जी अनडिजायर्ड स्टॉक। अच्छा, मेरे को बात बताइए, अगर देश में डिमांड नहीं है तो क्या होगा, फालतू स्टॉक बचा पड़ा रह जाएगा प्रोड्यूसर के पास, है ना। यही इस तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जी, कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अकम्युलेशन ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक इन द इकोनॉमी, दिस इज बिकॉज डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ड्यू टू व्हिच सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, एज अ रिजल्ट अनडिजायर्ड स्टॉक इज अकम्युलेटेड। नंबर 4 पे आ गया जी हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, कहते सपोज कीजिए अब इस सिचुएशन में जब 3 चीजें थी, है ना, सपोज कीजिए एक बेचकर कंज्यूमर, एक सेल करके प्रोड्यूसर जो है 100 रुपए प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो 3 सेल कर लेता, कितना कमाता, 3 के बाद कमाता जी 300 रुपए। अच्छा, अब क्योंकि खरीदने वाले सिर्फ 2 बंदे हैं, वो सिर्फ 2 ही सेल कर पा रहा है ना, यानी 2 ही सेल कर पा रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का अर्न कर पा रहा है, 200 का। यानी पहले 300 का कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि डिमांड नहीं है 200 का कर रहा है। सो डिफरेंस कितना होगा, 100 रुपए, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं एंजॉय कर पाया। सर क्या बोल गया, देखिए मैं कहूंगा ये आ गया 100, ये आ गया 100। अच्छा, अब ये दोनों बिक गए, ठीक है जी। अब पीछे क्या रहेगा, पीछे ये वाला 100 रहेगा, है ना। क्योंकि डिमांड नहीं है देश में, डिमांड ना होने के कारण जो है, डिमांड ना होने के रीजन पे क्या है, प्रॉफिट नहीं हो पाता, जिसे हम बोलेंगे जी लॉस ऑफ प्रॉफिट। द प्रोड्यूसर सफर्स लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। शॉर्टेज ऑफ डिमांड लीड्स टू अनडिजायर्ड स्टॉक, सिंस ऑल द स्टॉक इज नॉट सोल्ड, द प्रोड्यूसर विल अर्न लेस प्रॉफिट एज कंपेयर्ड टू द सिचुएशन इफ ऑल द स्टॉक इज सोल्ड, दिस इज नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट। बड़ी सिंपल और बड़ी सरल सी बात है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला टॉपिक आ गया जी हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि अब एक्सेस डिमांड के क्या नतीजे हैं, एक्सेस डिमांड के इफेक्ट्स क्या क्या है हमारी इकोनॉमी में। पहला आ गया जी इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, सिंपल मैं बात बोलूंगा आपको, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। ठीक है जी, इन्फ्लेशन का मतलब देखिए,
सपोज कीजिए अब एग्जांपल पे वापस चलेंगे, ये जो सिचुएशन था इसमें खरीदने वाले बंदे 3 थे और चीजें जो थी 2 थी। इसमें क्या होगा, इसमें बोली लगेगी, चीजों की बिडिंग होगी, है ना। बिडिंग होना मतलब प्राइस का अननेसेसरली रेज हो जाना। सो इसे बोलेंगे हम इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है जी। It is a situation in which the excess demand generates greater pressure on existing resources simply because resources can't be increased। कहते resources बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है जी। वो क्यों नहीं बढ़ सकते अगले पॉइंट में देखेंगे, because fuller utilization of resources therefore cost of production बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, नंबर 2 पे आ गया जी स्टैटिक जीडीपी। इसका मतलब क्या है, कहते हैं हमारी जीडीपी ना एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए पहले ही ऐसी सिचुएशन है कि जितना देश में बन सकता है हम बना रहे हैं, पर खरीदने वाले उससे कहीं ज्यादा है, अब जो हमारी आइडियल कैपेसिटी थी, यानी कि 8 बंदे जो थे 10-10 घंटे काम करते थे, यानी कि 80 घंटे काम हो पाता था, ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूं कि 120 घंटे काम करवाना है इनसे, क्या मैं करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता ना। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि बेटा ओवर यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो इसी रीजन पे क्या होता है, क्योंकि जब कहते जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई है ना, जो हमारी ये वाली सप्लाई है जो हमने बनाया, ये जो हमारी सप्लाई है, ये पहले ही सभी रिसोर्सेज को फुली यूज करके, यानी जितनी मशीन थी, जितनी मैन थे, जितने मटेरियल था, वो पहले सब अपनी एक्सेस यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अब इससे आगे नहीं ना, मतलब इसको इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। सो इसके रीजन पे क्या होगा, इसके रीजन पे एक पॉइंट पे जो है हमारा स्टक हो जाएगा, आउटपुट स्टक हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक जीडीपी, ठीक है ना। मतलब इससे ज्यादा चीजों को नहीं बढ़ाया जा सकता और हमारी जीडीपी भी रुक गई और हमारा आउटपुट भी रुक गया। यानी कि ये देखिए, it is a situation in which the GDP remains constant. This is so because resources are already fully utilized and there is no underutilized capacity in the economy. कहते रिसोर्सेज पहले ही अंडरयूटिलाइज्ड थी, रिसोर्सेज पहले ही फुली यूटिलाइज्ड है और कैपेसिटी नहीं बची। मोर ओवर यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण जो हमारी जीडीपी स्टैटिक हो जाती है और या फिर स्टेबल हो जाती है। आगे एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। अच्छा, ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। देखिए अब कहते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस बढ़ गया, है ना, बोली लगने लगी चीजों की, प्राइस बढ़ गया। अच्छा, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के कारण जो है मजदूर धरने पे बैठ के कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, यानी कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए, ठीक है। अब क्योंकि वेजेस बढ़ाई, क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना कि जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है तो मजदूर को बेचारे को खाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, उसको उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। सो उसकी जो है इनकम बढ़ा दी गई। अच्छा, अब क्योंकि इनकम बढ़ा दी गई, इससे क्या हुआ, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि जो कंपनी के ओनर है वो अपनी पॉकेट में से देंगे ये लो एम्प्लॉय जी, क्योंकि चावल महंगे हो गए तो आप मेरी पॉकेट से लीजिए, मेरे प्रॉफिट से लीजिए, नहीं ना। वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, है ना, जो एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। सो क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली चीजों का प्राइस फिर से बढ़ जाएगा और जो है एक साइकिल बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। यानी कि प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने के कारण वेजेस बढ़ी, वेजेस बढ़ने के कारण जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और अल्टीमेटली फिर से क्या होगा, फिर से प्राइस बढ़ गया। यानी कि ये देखिए, कहते हैं एक्सेस डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस। एक्सेस डिमांड के कारण देश में जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया। इंक्रीज इन प्राइस मींस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस का बढ़ना मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, कमोडिटीज की कॉस्ट का बढ़ना, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे पॉइंट में क्या करें, कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, एमआरपी बढ़ जाएगा सबका, और एमआरपी बढ़ गया मतलब प्राइस बढ़ गया, ठीक है जी। यानी कि इसका एक क्रक्स निकलता है, वेजेस आर हाई बिकॉज प्राइस इज हाई एंड प्राइस इज हाई बिकॉज वेजेस आर हाई। यानी कि प्राइस का बढ़ना क्योंकि वेजेस ज्यादा है और वेजेस का ज्यादा होना क्योंकि प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना। मजदूर क्यों धरने पे बैठे थे, इसी रीजन कारण, क्योंकि उन्हें चाहिए थी, क्योंकि चीजों का प्राइस बढ़ गया था। अच्छा, अब अल्टीमेटली उनके धरने पे बैठने से क्या हुआ, अल्टीमेटली फिर से क्या हुआ, चीजों का प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना। यानी कि स्टार्ट भी यहां से हुआ था और एंड भी जो है एंड भी यहां पे होता है, ठीक है। वेजेस आर हाई बिकॉज प्राइस हाई एंड प्राइस हाई बिकॉज वेजेस। लास्ट पॉइंट आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए पॉइंट उससे सिमिलर है, पिछली डेफिशिएंट डिमांड में भी यही पॉइंट था, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बट दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट ये वाला और ये वाला। इसमें क्या है, इसमें सपोज कीजिए बंदे खरीदने वाले कितने हैं, खरीदने वाले बंदे हैं जी 3, ठीक है जी, और चीजें हैं 2। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, सपोज कीजिए अगर एक बंदा 100 रुपए का प्रॉफिट देके जाता, यानी एक बंदा जो खरीदता उसे हमें 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता,
तो 3 से 300 का मिलने वाला था, है ना, 100 100 100। बट क्योंकि इसकी डिमांड तो हम पूरी ही नहीं कर पाए, यानी कि इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसका भी 100 रुपया ले लिया, इसका भी 100 रुपया ले लिया, क्योंकि इसकी डिमांड तो हम पूरी ही नहीं कर पाए, हमारे पास चीजें ही नहीं थी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, यानी कि ये प्रॉफिट हम एंजॉय नहीं कर पाए, जिसे हम बोलेंगे जी लॉस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है जी। इट इज सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। दिस इज सो बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ड्यू टू दिस दे आर नॉट एबल टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट व्हिच इज डिमांड ऑफ ऑल। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, डायग्राम रह गए थे इसके डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के, फटाफट लगे डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। चलिए, स्केल कहाँ पे गया, आज हमारा स्केल ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन भी नहीं आता, ये आ गया स्केल। चलिए, डायग्राम बनेगा कि आपका सबसे पहले बनाएंगे हम सप्लाई या एएस। ठीक है जी, फिर ऐसे करके 2 एडी बनाएंगे। ठीक है जी, इसे हम जो है, इसे हम बोलेंगे एडी, इसे हम बोलेंगे एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, इसे हम बोलेंगे एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर एडी प्लान। ये दोनों का जो डिफरेंस है ये है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी। क्वांटिटी Q1 यानी कि जूम में चलिए, ठीक है। सो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, ये है कि हमारा डिफ्लेशनरी गैप। सो ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि एक एएस बनाएंगे, 2 एडी फुल और एडी प्लांट बनाएंगे, ये दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे जी डिफ्लेशनरी गैप। चलिए आगे 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 जी हमारा एक्सेस डिमांड का डायग्राम। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के लिए जगह नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाएंगे एक्सेस डिमांड। ओए 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 ओए, यहाँ पे बनाएंगे हम एक्सेस डिमांड। चलिए स्केल को लेके आएंगे, स्केल आ जा भैया। ये बन गई हमारी एएस। ठीक है जी। एडी की बनेंगे 2 लाइनें। ठीक है जी, इसको लिखेंगे हम एडी प्लान्ड, इसको लिखेंगे हम एडी फुल। ठीक है जी। अब ये दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, ये आउटपुट के 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये वाला। ठीक है जी। चलिए, सो 2 कंसेप्ट हमारे कंप्लीट आज की इस वीडियो में, डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस कंसीक्वेंसेस एंड एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस कंसीक्वेंसेस। ठीक है, अगली वीडियो में आएंगे हम, अगली वीडियो में लेकर आएंगे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बहुत जरूरी टॉपिक रहने वाला है ये आपके बैंकिंग चैप्टर में भी कवर्ड है और इसमें भी कवर्ड है। लगभग शॉर्ट होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन प्री डिसाइडेड होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, 15 अगस्त रहिए। ठीक है।